इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पुरुषोत्तम भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई है ना हमारी राम राम। तो विनोद भाई। हाँ पुरुषोत्तम भाई, भी समय तो बदल रहा है, बिल्कुल मौसम में घना बदलाव है भाई। देखो, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, तो उसमें संभल का तो रहना पड़ेगा। संभल का बिल्कुल बढ़िया तरीका रहना पड़ेगा, और साथ के साथ हमारी जो जिम्मेवारी उसको भी निभाना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरह गेहूं की कटाई चल रही है और मंडी में भी हमारी गेहूं खूब पड़ी है, तो उस सारे को बचाव रखना पड़ेगा। बिल्कुल बचाव रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कटाई तो कर ली होगी अच्छी तरह, कटाई खूब कर ली है, अच्छी तरह कर ली है। हाँ, थोड़ी बहुत ही रहती है। थोड़े बहुत किसान आसपास के कहीं कहीं रह गए, वो भी अपनी कटाई थोड़े बहुत दिन में, 2-4 दिन में, हफ्ते में पूरी कर लेंगे। अच्छा। तो पर विनोद भाई, जो हमारे किसान भाई हैं वो खेती तो कर ही हैं, साथ में पशु भी पाला है। दूसरे कई भाई ऐसे हमारे जो खेती के साथ साथ दूसरे धंधे भी करते रहा, या सहायक धंधे, या कई ऐसे भाई हैं जो खेती नहीं करते, जमीन कम है उन पे, दूसरे धंधे ही करते रहते हैं। जैसे दुधारू पशुओं की बात कर लें, डेयरी खोल ली किसी ने, मछली पालन की बात कर ली, मुर्गी पालन की बात कर ली। तो इस तरह के जो व्यवसाय हैं, सहायक धंधे हैं, उनमें भी हम खूब लाभ कमावा है। तो पुरुषोत्तम भाई, क्यों ना फिर आज कोई सहायक धंधे ने के बारे में बात कर ले बाजी कार्यक्रम में। तो बिल्कुल कर लो। तो किस विषय पे बात कर आज के लिए कर रहे हो? हम आज मुर्गियों की बात करना चाह रहे। अच्छा। जो मुर्गी घर है ना, मुर्गी घर, हाँ, उनमें जहाँ पर हम मुर्गी रखा है, पाला उन्हें, तो उनकी सफाई का जो प्रबंधन है या जो दूसरी देखभाल है, वो किस तरह से भाइयों को करनी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है मुर्गी पालने से हो। तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में चर्चा करेंगे मुर्गी धारकों की सफाई प्रबंध और उनके देख रेख के बारे में। बिल्कुल। और गेला और कुछ भी तो लेकर आ रहे होगे ना इस कार्यक्रम में? तो वो अगली बात करेंगे दूसरे विषय के बारे में। हाँ, एक बार बता दो कौन सा। क्योंकि देखो आजकल जैसे पशुओं की बात कर लिया हमने, पर सब्जी की बात भी करनी साथ में। अच्छा, मिर्च, टमाटर और बैंगन की फसल की देखभाल के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले मुर्गी घरों की सफाई और प्रबंधन की बात कर लें। हाँ, कि मुर्गियों की देखभाल हमने किस तरह से करनी है और किस तरह से हम उनको स्वस्थ रख सकें। क्योंकि मुर्गियाँ यदि सही होंगी, मुर्गियाँ यदि स्वस्थ होंगी, तो अंडे सही देंगी और हमारा जो व्यवसाय है, धंधा है, वो सही चलेगा। एक तो विनोद भाई, उसमें देखो हमने देखना है कि व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। अच्छा। भोजन जो है सही होना चाहिए, और जो मुर्गियां जहां पर हमने रख रखाव कर रखा है, उनकी संख्या भी सही होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा जो मुर्गी घर है वो छोटा है और मुर्गियों की संख्या हमने थोड़ा सा लालच कर लिया और मुर्गियां ज़्यादा पाल ली, तो वो मुर्गियां ज़्यादा पालने में, उनमें रहने में भी दिक्कत आएगी। वो लड़ाई भी कर सका है, एक दूसरे ने काट भी सका है वहाँ, और उन्होंने भोजन भी सही नहीं मिलने का, सफाई भी सही नहीं होने की, और पानी, जैसे जो भोजन की बात कर रहे हैं, बढ़िया पर्याप्त मात्रा में भोजन होना चाहिए, और साथ में उनके पानी की व्यवस्था भी रहनी चाहिए, क्योंकि उसके छोटे चूजे भी हुआ हैं और बड़ी मुर्गियाँ भी हुआ हैं। तो पानी और भोजन सही मात्रा में, सही तरीके से और सही समय पर हम मुर्गियों को उनके घरों के अनुसार दें, और साथ में सफाई भी करें। तो सफाई की तो बात होगी पुरुषोत्तम भाई, लेकिन गेला हमने यो भी ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, जो सहायक धंधे अपनाते हैं जी, जड़े मुर्गी हम
उसका पिंजरे बनाओ, उसका जो देखभाल खेतों में बना देते जिस तरह, बिल्कुल। तो वहाँ पर यो भी ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर भी आप पढ़ो वहाँ पर एक तो ये तो बता दिया आपने भाई थोड़ा खुला होना चाहिए, बिल्कुल घनी भीड़ नहीं होनी चाहिए उसमें। साथ के साथ यो भी ध्यान रखना चाहिए कि उड़ा ज़्यादा रोशनी ना हो। अच्छा, रोशनी यानी कि जो हाँ। हमने एक तो रोशनी प्राकृतिक है विनोद भाई, जो बाहर से आ रही, और एक हम बल्ब बल्ब वाली कह रहा हूँ मैं। हाँ, बल्ब। तो मुर्गी फार्म में जो जरूरत ज़्यादा जब तीव्र रोशनी या फिर लंबे नियमित टाइम तक ज़्यादा रोशनी होने पर पक्षी जो है वो जो मुर्गी मारी वो एक दूसरे के प्रति उग्र हो जावे, उनका जो स्वभाव है ना वो बदल जाए, और मतलब कि एक दूसरे ने फिर काटने की वो आप कह रहे थे जिस तरह वो आदत उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हमने यो ध्यान रखना चाहिए जो सफ़ेद बल्ब है CFL है जी जी, वह 40 वोट तक ज़्यादा ना लगावे, यानी बड़े बल्ब नहीं लाने हमने। हाँ बड़े नहीं लगाने, छोटे लगाने हैं जी। और जो बल्बों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर जो मुर्गी फार्म में गर्मी के लिए अधिक बल्ब लगाने पड़े तो जो लाल रंग के बल्ब है उसका ही प्रयोग हमने करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से सर्दियों की बात है, अभी सर्दी में थोड़े ज़्यादा लाने पड़ जाए तो आप कह रहे हैं कि भी ऐसे बल्बों का प्रयोग करें, और ना तो बेरा नहीं क्यों जाए उसमें, हाँ क्यों जाता उसमें, तो नहीं तो फिर वो रोशनी की बात ज़्यादा करेंगे तो फिर रोशनी से उन्हें दिक्कत आएगी। हाँ। जैसे आप कह रहे थे, तो कितनी की रोशनी विनोद भाई रहनी चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं? इसमें पुरुषोत्तम भाई जो 12 हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा जो बड़े पक्षियों के लिए हमने 15 या फिर 25 वाट के बल्बों का इसमें हमने प्रयोग इसमें करना चाहिए, और पानी और फील्ड के ऊपर ही हमने इसमें रखना चाहिए। यानी कि बल्ब हम पानी और फीड के ऊपर रखें। और जैसे आप 12 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो उन पक्षियों वास्ते यानी कि बड़ी मुर्गियों वास्ते है 15 से 25 वाट के बल्ब, और दूसरी है उनके लिए, इसके लिए जो पक्षी जो दूसरे हैं उसके लिए प्रतिदिन हमने 16 घंटे तक ज़्यादा रोशनी नहीं देनी चाहिए, इसका भी हमने ध्यान रखना चाहिए। यानी कि 16 घंटे ज़्यादा नहीं तो पक्षी फिर वही आप कह रहे थे तनाव में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और संख्या उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। और यदि गर्मी, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है विनोद भाई आजकल, बिल्कुल तो भाई, गर्मी का किस तरह से ध्यान रखना? तो गर्मी का भी इसमें ध्यान रखना है, और जब पक्षी ज़्यादा गर्म माहौल में होते तो वो उग्र भी हो जावा है और उत्तेजित हो जाए, एक दूसरे ने काटा भी हो, जो आदत है उनकी वो बदल जाती है। जी जी। तो इसी तरह जो पहले हफ्ते हमने 95 डिग्री का इसमें टेम्परेचर के हमने तापमान रखना चाहिए, और दूसरे हफ्ते की बात करें तो 95 डिग्री का ही इसमें ध्यान रखना चाहिए, और आगे हफ्ता में हमने 5 डिग्री तापमान कम करते जाए, और तापमान सही जगह तक मापना भी जरूरी हुआ है, क्योंकि जो सारे फार्म में एक समान तापमान नहीं रहता, यो हमने ध्यान रखना चाहिए। और तापमान जो गर्मी के जो स्रोत है उसके पास जो पक्षी की जो पीठ की ऊंचाई है पर उसको ही हमने मापना चाहिए। तो इसी तरह से हम जैसे आहार की बात कर रहे थे भी, बढ़िया ऊर्जा वाला हो, कम रस वाला हो आहार पक्षियों को दे दें, ताकि पक्षियों को कम प्रोटीन और सोडियम क्लोराइड ये हो ना आहार पक्षियों को, तो एक दूसरे को फिर यदि ऐसा आहार हम देंगे असंतुलित, तो जो हमारे पक्षी हैं, ये मान ले मुर्गियाँ हैं, वो ना तो स्वस्थ रहेंगी और उनका स्वभाव जो है वो भी बदल जाएगा। इसलिए हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम पशुओं को बढ़िया संतुलित जो है आहार दें। इसी प्रकार से विनोद भाई जो बाह्य परजीवी हैं जैसे जू है, पिस्सू है, माइट है, इनसे भी अपने पक्षियों को यानी कि मुर्गियों को अपने उनसे बचा के रखना। बिल्कुल। इसी तरह से एक बात आवा है हवा की, हवा का भी सही प्रबंध होना चाहिए उसमें, मतलब कि ताज़ा हवा उसमें आवे और उसका जो आदान प्रदान तो ठीक हो, लेकिन उचित प्रबंध की जड़े तक बात है। या इसमें पुरुषोत्तम भाई देखो जो भी हम बना होना खुलेदार में तो बना, खेता में तो भी मकसद भी यही है कि एक वातावरण उतना बढ़िया मिले और प्रबंध व्यवस्था उसकी बढ़िया हो। और विनोद भाई जैसे आजकल गर्मी है ना, गर्मी में सर्दी में तो हवा को रोकना है, और गर्मी में लू आएंगी तो तब उन लोगों को भी रोकना है हमने। तो कहाँ हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला उसका वो है ना, जिस तरह हम पशुओं में रखा है, या तो उसमें कोई ऐसी बोरी वगैरह टांग दे और उन्हें गिल्ली कर दें, ताकि उनको हवा तो लगे, पूरी तरह से बंद नहीं करना उसको, हवा तो लगता रहे लेकिन वो ठंडी हवा लगे, लू ना लगे उसको। कई बार लू से भी हमारी मुर्गियां जो हैं वो बीमार हो जाए हैं, मर सका है। इसलिए हमने ऐसा स्थान, तो आपने बहुत बढ़िया बात करी है भी, हम खेत में बनाए मुर्गी खाने को, तो वहाँ पर हवा तो बाहर से ठंडी आएगी,
लेकिन उस हवा को, गर्मी और सर्द वाली हवा को भी हमने बचा के रखना है। और पुरुषोत्तम भाई एक चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि जो सारे पक्षी हैं ना हमारे, जी जी। जो मुर्गी है वो हमने उससे ना इकट्ठे करते हुए, तो हमने यो ध्यान रखना चाहिए कि जिन पक्षियों के जो रामत पंख हत्ते दिमे पंख हत्ते है, वे ही स्वजाति भक्षण पक्षियों को वो ज़्यादा शिकार बना हुआ है। इसलिए यो कोशिश रखनी चाहिए कि जो एक बाड़े में समान आयु और समान वजन के पक्षी हो, और जो कम पंखाड़े जो पक्षी को और जो पक्षी त अलग इसने रख है दूसरा तय, तो वो बढ़िया रहेगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात विनोद भाई आपने कही है कि जो छोटे पक्षी वाले हैं, पंख जिनके छोटे हैं या वजन के अनुसार है, या छोटी मुर्गियां हमारी उनको न्यारे कर ले, उनको न्यारे कर ले, और बड़े वाले को न्यारे कर ले। नहीं तो कई बार वो जो बड़े वाली मुर्गी है छोटे वाले ना परेशान कर सका है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये भी देखभाल का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। और इसी तरह से जो उनके रास्ते का आवागमन के साधन है वो भी अच्छा होना चाहिए। सड़क के नज़दीक, खेतों में तो हो, लेकिन विनोद भाई सड़क के नज़दीक हो, और ताकि हमने अंडे ले जाने हैं या मुर्गी ले आनी है या मुर्गी ले जानी है, क्योंकि दूसरी जगह से खरीद के भी ले आवा ना हम कई बार, और फीड ले आना है, कोई और सामान ले आना है, तो हम उसको आसानी से ले आ सकें, आसानी से ले जा सकें। तो इस तरह से उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था और उनके जो हवा की व्यवस्था अच्छी प्रकार से हमने करनी है। बिल्कुल। शुरू में क्या हुआ है कि जो पक्षी हैं वो बाहर से आए, मान लिया हमने मुर्गियाँ ले आए बाहर से, तो वो पहले वाली मुर्गियाँ हैं उनमें रचदी नहीं अच्छी प्रकार से विनोद भाई। बिल्कुल। तो वो रचदी नहीं है तो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें। तो इस करके हमने क्या करना है, उनको छोटे को, जैसे आप कह रहे थे, छोटे और बड़े को ध्यान में रख के उनकी व्यवस्था करनी है। और इस तरह से यदि हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जो मुर्गी है, मुर्गी पालन है या मुर्गी घर है, उनकी सफाई भी रखेंगे और मुर्गियों से खूब जो लाभ ले सकेंगे। तो पुरुषोत्तम भाई देखो, जो मुर्गी हम जो पाला है, मेन के इसमें सफाई प्रबंध का हमने ध्यान रखा है। बिल्कुल। तो सारी बात बढ़िया बनेगी, सही आमदनी मिलेगी। और इब कुछ मनोरंजन, बिल्कुल मनोरंजन करेंगे, पहला बात करेंगे, फिर अगले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। कार्यक्रम सुन रहे हम किसान वाणी जी। कूख में कतल करावा मत कर ले मेरा ध्यान, मेरी माता मन मत ना करावे बिना, धर्म की खातिर दोनों जरूरी चाहिए, मत ना ऐसा गुल मत कराइए, मत ना ऐसा गुल कराइए, सुन ले मेरा
महल तेरे डाल की और झूठे टुकड़े खा लूं मैं माँ तेरे लाल की और बेशक जुती बनवाल खाल की बेशक जुती बनवाल खाल की मेरी जाए से दुकान मेरी माता एरी कूख में कत्ल करा के माता फिर के फल पावेगी और समय चला जा बात बिगड़ जा फिर पछतावेगी एरी उस दिन ने तू याद आवेगी उस दिन तू याद आवेगी ने कर ले काम मेरी माता एरी कन्या की जो हत्या करते बेदान पार तेरे श्री धर्मपाल भी की बात मान ले मत ना जुल्म करे एरी उस मालिक क्यों न डरे उस मालिक क्यों न डरे बात बिन तेरी तो पुरुषोत्तम भाई, या तो हमने रागनी सुनी और कोख में कत्ल करवावा मतना जी। और गायकार जो कलाकार थे संदीप कुमार और साथी। जी और यो विनोद भाई, हम्म वैसे आप पहले अगली चर्चा की बात भी कर रहे थे, चर्चा पर तो उससे जरूर पहले मैं जानना चाह रहा था, वह भाई भी जानने वास्ते उत्सुक है कि जो मौसम की जो चाल है ना, हाँ। वो घनी बदल रही है। भाई बिल्कुल बदल रही है। तो और आज भी कति वो- आंधी सी आ रही थी, एक आधी जगह चिट्टे भी पड़ रहे थे। बिल्कुल, तो कैसा रहेगा आज और कल का मौसम? तो आज के मौसम की बात करें तो आज अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और जी। जो न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। जी। और आने वाले 24 घंटे की यानी कल की बात कर ले वह, तो अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जी। और हवा की गति की बात करें तो 3 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। नहीं हवा और भी चलेगी विनोद भाई। हवा भी चलेगी बिल्कुल। और बादल छाए रहेंगे जी। और एक आधी जगह हाँ छिट्टे पड़ेंगे, इक्का दुक्का। बाकी नुआ बादल छाए रहेंगे और कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा। जी। और विनोद भाई देखो, कल इतवार है। कल अच्छा कार्यक्रम फिर बेरा चल गया अपने। हाँ, कौन सा तो थारी चिट्ठी मारे गीत। हाँ, तो एतवार ना हम कार्यक्रम लेकर आया करें। कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे मारे गीत। गीत। आपकी चिट्ठी बढ़िया बढ़िया हुआ है, उनके नाम भी हाँ, और गीत भी आपकी पसंद के हम सुनवावा। चलावा।
तो अब अगले चर्चा हम कर लेते हैं आज की नसीहत की। बिल्कुल। तो आज की नसीहत में क्या बात कर रहे हैं? आज की नसीहत में जैसे विनोद भाई आपने कहा था, पूछा भी था, भी टमाटर, मिर्च और बैंगन, ये जो फसलें हैं इनकी देखभाल हमने किस तरह से करनी है। बिल्कुल। अब टमाटर के बगैर भी विनोद भाई सब्जी नहीं बनती भाई टमाटर तो वो याद आ जाओ सलबट्टे पर जब मिर्चा ने रगड़ा अच्छी तरह रगड़े मिर्च ने, हाँ, तो उसकी तो चटनी न्यारी स्वाद। और यदि तीखापन लेना हाँ। तो मिर्च वह गालते दी थी पीछे, 2 फालतू गलवा दी इतने पीछे। हाँ, तो आप कहा थे भाई या तो मीठा दे दे वरना या पानी पिला दे। ना भाई सा है जी। सलबट्टी की जो चटनी उसका तो नहरा स्वाद है, बिल्कुल। लेकिन आजकल तो थोड़ा सा 1 मिनट में जब बन जाती है। खैर जरूरत समय चाल के अनुसार भाई आदमी ने चलना पड़े। आजकल तो भाग दौड़ का जमाना है, लेकिन भाग दौड़ में भी भाई कई आदमी से जो स्वाद ने भी बढ़िया तरिया रखा अच्छी तरिया। हाँ। और गांव की जो संस्कृति वह तो देखते ही बनती है। बिल्कुल। पर विनोद भाई जो टमाटर, मिर्च, बैंगन की अब बात कर रहे हैं, तो जब हम इन अच्छी प्रकार से उगावेंगे, खेत में ध्यान रखेंगे इनका, ठीक ज़मीन होगी हमारी, ना कोई इसमें रोग होगा, और खाद पानी सही देंगे, सिंचाई टाइम पर करेंगे और घास फूस निकालेंगे इसमें से, तभी हम ये फसलें अच्छी ले सकेंगे। बिल्कुल। क्योंकि इनमें ना कई प्रकार के रोग भी लग जाएं। अच्छा। जिस तरह से टमाटर या मिर्च की बात कर रहे हैं, इसमें आर्द्र गलन रोग लग जाए, यह काफ़ी गंभीर बीमारी है। और जहाँ पर हम इसकी पौध तैयार कराना है, टमाटर मिर्च की पौधशाला, नर्सरी जिसे बोल रहे हैं, इस वो उसी टाइम लग जाए रोग। अच्छा, अंकुरण तो पहले। हाँ, और बाद में जो पौधे हैं वो मर जाए। और यदि पौध बढ़िया नहीं होगी विनोद भाई, तो फिर पौधा बढ़ेगा कैसे? फिर इसकी रोकथाम किस तरह रखा है? तो इसकी रोकथाम वास्ते हमने क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो बीज है ना, बीज को ही उपचारित करना पड़ेगा। बिजाई से पहले हम 2.5 ग्राम एमिसान ले लेंगे, या हम कई बार जिक्र कर रहे हैं कैप्टन दवाई की, या थायरम नामक जो दवा है उसकी हम जिक्र कर रहे हैं। उसको उगने से पहले, पौधों को गिरने से बचाने वास्ते हमने 2 ग्राम दवा प्रत्येक लीटर के हिसाब से लेनी है। और फिर कप्तान छिड़काव से जो नर्सरी है, नर्सरी में सिंचाई, फिर उसके बाद उसमें सिंचाई कर दें, यानी कि बीज का उपचार करने के बाद फिर हम उसमें सिंचाई कर दें। और इसी तरह पुरुषोत्तम भाई एक रोग और से है जिसका नाम पत्ती मरोड़ और काली दारिया वाला और मोजक आदि विषाणु वाले रोग ने कह दिया है जी। इब इस रोग की बात करें तो किस तरह के लक्षण है विनोद भाई इसके? हाँ, इसके रोग की बात करें तो हम जो पिछाड़ से वह इस रोग के कारण जो पौधे की जो बढ़वार वह रुक जावा है जी। और जो पत्तियां है वह मोटी और भद्दी सी और मुड़ी हुई हो जाती है। तो तने पर जो धारिया सी जो पड़ जाती है तो समझ लो ये रोग हो लिया। और इस रोग के कारण फल बहुत ही छोटा रह जावा है, जो मरा हुआ सा हमने दिखाई दिया। पत्ती मरोड़ यानी पत्ते ही मुड़ जाए, फिर वो फसल एकदम बढ़िया किता हुआ। तो और इस तरह से रोकथाम करनी विनोद भाई? इसकी रोकथाम तो हमने जो स्वस्थ और रोग रहित जो बीज है उसका भी हमने प्रयोग करना चाहिए। और कई बार बढ़िया बीज लेना और अच्छी किस्म का। तुम भाई देखो, हम हर बार कहते हैं कि जो आप बीज लो, एक तो प्रमाणित जड़त विश्वास और पक्का बिल भी जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो बीमारी फैलने वाले कीड़ों की जो नर्सरी और खेतों में रोकथाम इसमें हमने करनी चाहिए। और 10 से 15 दिन के अंतर पर जो कीटनाशक दवाई का जो छिड़काव इसमें करना चाहिए, जिसका कि सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए हम करते हैं। यानी 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC को 200 लीटर पानी में मिलाकर हमने इसका यह दवा लेकर के 200 से 250 लीटर पानी का मिला करके 10-15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव कर दें। और शुरूते ही जो रोगों को पौधों को निकाल कर हमने नष्ट कर देना चाहिए। यानी जो खराब पौधे हों, बिल्कुल, जिनमें रोग लग रहा हो, उसको निकाल दें जड़ समेत और उसको नष्ट कर दें। और इसी तरह पुरुषोत्तम भाई जो अगेती झुलसा रोग भी है, इस रोग की जब हम बात करें तो इसके लक्षण की पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें लक्षण किस है। और या जो बीमारी से है या ज्यादातर टमाटर में पाई जावा है जी। और इस रोग के कारण जो गोल जो तिनके गहरे और भूरे या फिर काले दाग पत्ते और फलों पर इसमें पड़ जावा है। कई बार हम निशान से नहीं देखते। और इसमें जो तनों पर पहले अंडाकार और फिर बेलनाकार से धब्बे बन जावा है जी, जिस तरह पौधे सूख कर मर जावा है। पहले सूख जाए फिर मर जाए। हाँ। और रोकथाम किस तरह करनी फिर? फलों पर जो धब्बे टहनी वाली
तरह से ही शुरू में होते। तो रोकथाम की जड़े तक बात कर पुरुषोत्तम भाई, एक तो इसमें जो खूब गली सड़ी खाद का प्रयोग हमने करना चाहिए जी। इसी तरह जो नर्सरी में जो ज्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो आद्र गलन बीमारी के लिए बताई गई दवाई तय हम जो जिस तरह बता रहे हैं टमाटर के बीज का उपचार करना चाहिए, यानी बीज और उपचार जरूर करें। बिल्कुल। और फसल पर मैनकोजेब या जिनेब या फिर जीराफ इन मतलब एक को 400 ग्राम प्रति एकड़ यानी 200 लीटर पानी में की दर हमने 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमने इसका छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने टमाटर, मिर्च और बैंगन की जो फसल है उसने बचा सकेंगे। इसी तरह से एक टहनी मार रोग भी है विनोद भाई, तो उससे भी मिर्च की फसल पर ज़्यादा प्रभाव डाला है, यो टमाटर पे भी डाला है पर मिर्च पे ज़्यादा डाला है। इससे भी पत्ते सूखना शुरू हो जाए हैं, बुरे रंग के गलने से हो जाए, टहनी खराब हो जाए हैं। तो इसके वास्ते भी हमने पहले बीज का उपचार करना है। कैप्टन, थायरम कोई भी दवाई ले लेंगे, और बीज का उपचार करने के बाद यदि यह रोग लग जाए, टहनी मार रोग, तो 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या एंडोफिल 45 ले लें और 200 लीटर पानी का घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव जो है कर दें। इसी तरह से बैंगन में यदि कोई रोग लग रहा हो तो उसका भी तुरंत उपचार हम कर दें। और बैंगन की फसल में विनोद भाई इस वक्त हम जो है एक तो सिंचाई का ध्यान रखना है, एक खरपतवार का ध्यान रखना है, और फलों को कच्चे नरम अवस्था में तोड़ लें और तोड़ने के बाद उनको ऊपर से चाकू से काट लें। चाकू से काटने के बाद ही उनको बाजार में ले जाएं। और इस टाइम हम उसमें नाइट्रोजन डाल सके हैं, 2 बार डालें 14-14 किलो, और पहली रुपाई के 30 दिन बाद, और दूसरी मात्रा जो है 60 दिन, यानी कि पहला 1 महीने के बाद और दूसरा दूसरे महीने के बाद। तो इस तरह से हम इन तीनों फसलों को या तीनों सब्जियों को अच्छी प्रकार से उगा सके हैं और खूब लाभ जो है ले सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और विनोद भाई देखो ये कार्यक्रम का समय जो है समाप्ति की ओर है, तो क्यों ना भाई से लेने इजाजत। बिल्कुल। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।